11th क्लास फिजिक्स के अंदर हम वेक्टर का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो जो लास्ट हमारा टॉपिक था दैट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर का जो एडिशन है यानी कॉम्बिनेशन है उसके बारे में बात कर रहे थे। कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, तो कॉम्बिनेशन यानी दो या दो से अधिक वेक्टर्स को जब हम जोड़ते हैं तो उनको कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। इसके अंदर सबसे पहले हमने बात की थी कि अगर कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है, यानी या वो सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं। अगर लेकिन कोलिनियर है तो उनका जो रिजल्टेंट है अगर सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन यानी 180 डिग्री पर है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हमने बात की थी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी अगर दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर ये दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो थर्ड साइड है वो उन दोनों उस वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, यानी ये जो r है वो क्या होगा a प्लस b। क्लियर बच्चों? लेकिन इसके अंदर क्या याद रखना है आपको कि देखिए फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वहां से सेकंड वेक्टर का क्या होना चाहिए, टेल स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी फर्स्ट वेक्टर के लिए ये क्या हो गया, यहाँ पर हेड हो गया, तो सेकंड वेक्टर का ये यहाँ पर क्या है, टेल है। क्लियर? और जो रिजल्टेंट है वो हेड और कोलिजन होना चाहिए, यानी दोनों का यहाँ पर क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। ठीक है ना? ये ध्यान रखना, अगर आप इसकी डायरेक्शन को ऐसे चेंज कर देंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं होगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, ट्रायंगल लॉ में हो गया। तो देखिएगा जो आज का लास्ट है उसके बारे में बात करते हैं हम, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर किसी सेम पॉइंट पर इंक्लाइंड है, यानी सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पर, और वो दोनों किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केस में जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो बच्चों किसको रिप्रेजेंट करेगा, उन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर हम इसको वर्डिंग के अंदर लिखें तो कैसे लिखेंगे, इफ टू वेक्टर्स start from same point at any angle and represent adjacent side of any parallelogram, then diagonal will represent their magnitude and डायरेक्शन। यानी अगर किसी भी पॉइंट पर दो वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है, यहां से एक वेक्टर ए को हम कंसीडर कर लेते हैं, ये इस डायरेक्शन में है, और दूसरा कोई वेक्टर है जिसको हम क्या मान लेते हैं, ये वेक्टर बी है।
ये वेक्टर ए हो गया नीचे वाला और ये वाला क्या हो गया बी। तो ये दोनों अगर किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और मान लेते हैं इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। क्लियर? तो बच्चों वेक्टर के अंदर आपने पैरेलल शिफ्ट पढ़ा था कि वेक्टर को हम पैरेलली क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अगर मैं इस वेक्टर को यहां पर शिफ्ट कर देता हूं तो रिजल्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया है, इस वेक्टर को यहां पर शिफ्ट कर दिया। ये वेक्टर बी है, ये वाला वेक्टर भी कौन सा होगा, बी ही कहलाएगा, क्योंकि अगर आप वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं तो रिजल्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इस वेक्टर को यहां पर शिफ्ट कर दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो देखिएगा ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पैरेललोग्राम के, हम मान लेते हैं पैरेललोग्राम है ए पी क्यू आर एस, ये हमने एक पैरेललोग्राम माना है, ठीक है। तो ये दो वेक्टर ए और बी है ये दोनों किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये पी क्यू साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला क्यू सॉरी पी एस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर बी। तो इनका रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी जो डायगोनल है आर वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर ए और बी के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिएगा अगर हम यहां से बात करें जो पी क्यू है वो किसके बराबर है, एस आर के बराबर, और वो क्या है, वेक्टर ए के बराबर है। अगर हम बात करें पी एस इक्वल टू क्यू आर, ये किसके बराबर है, वेक्टर बी के बराबर, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, पैरेलल शिफ्ट किया हमने। और जो रिजल्टेंट है पी आर वो किसके बराबर है, उन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट है ये कितना एंगल बना रहा है, यहां सर अल्फा एंगल बना रहा है। क्लियर? तो हम एंगल भी निकालेंगे, अल्फा ले सकते हैं इसको, जब हमने इन दोनों का थीटा, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या लिया, हमने थीटा लिया, यानी एंगल एस पी क्यू दैट इज थीटा, और इधर लिख देता हूं मैं एंगल आर पी क्यू दैट इज अल्फा। क्लियर बच्चों? अब देखिएगा हमें इस रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है आर को। तो इस ट्राइंगल आर पी क्यू के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि ये एज ए राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, वर्क करेगा। यानी हमने क्या किया है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहां पे, और ये वाला भी हमने क्या कर लिया, इसको आगे बढ़ा दिया। हम मानते हैं ये पॉइंट क्या है, टी। क्लियर बच्चों? अब देखिएगा जब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर? अब देखिएगा हम इस ट्राइंगल के अंदर बात करते हैं, ट्राइंगल आर पी टी के अंदर, ठीक है, बाई ट्राइंगल आर पी टी। कैसा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम अगर एप्लीकेबल करते हैं तो पी आर का जो स्क्वायर है, पी आर का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। क्लियर? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन बच्चों आपको ये वाली साइड नहीं पता है और ये वाली साइड
नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाली साइड कैलकुलेट कर लें। तो देखिएगा, अगर हम इस ट्राइंगल आर क्यू टी से लेते हैं, ठीक है ना, तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम ये साइड निकालेंगे आर टी और उसके बाद क्यू टी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बाई ट्राइंगल आर क्यू टी, आर क्यू टी, इस वाले ट्राइंगल से अगर हम बात करें, देखिए ये थीटा हो गया, तो यहां से देखिएगा कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस कितना हो गया, QT अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, RQ। ठीक है, कोस थीटा क्या हो गया, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहां से देखिएगा अगर हम QT की बात करें, QT कितना हो गया, देखिए RQ, बच्चों जो RQ है ये किसके बराबर है, वेक्टर B के बराबर है, B cos थीटा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। क्लियर। अगर हम बात करें साइन थीटा की, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी RT अपॉन RQ, और RQ किसके बराबर है, वेक्टर B के, तो यहां से RT कितना हो गया, B sin थीटा। क्लियर, इसको हमने इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। अब देखिएगा आपके पास ये जो मैग्नीट्यूड है ये वाला, ये कितना आ गया, B sin थीटा, और ये वाला क्या हो गया, B cos थीटा। क्लियर। अब देखिए इस ट्राइंगल से लेते हैं रिजल्टेंट फाइंड आउट करने, यानी हमें इस डायगोनल का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो हम किस ट्राइंगल से, आर पी टी से, तो बाई ट्राइंगल आर पी टी, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिएगा अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, और बच्चों पीटी को हम क्या लिखते हैं, पी क्यू प्लस क्यू टी, यानी अगर हम यहां से लिखें पी आर स्क्वायर इक्वल टू पीटी किसके बराबर है, पी क्यू प्लस क्यू टी, पी क्यू प्लस क्यू टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। क्लियर। अब हम इनकी वैल्यू रखते हैं, देखिए पी आर स्क्वायर किसके बराबर रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर आर को रिप्रेजेंट, यानी रिजल्टेंट से हमने लिखा है इसको इक्वल टू क्यू, पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है, प्लस आर टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी कोस थीटा स्क्वायर प्लस आर टी, देखिएगा बी साइन थीटा स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहां से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व करते हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्लियर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर देखिएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। यहां तक किसी को दिक्कत, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व किया हमने और ये ऐसे कैसे लिख दिया, या फिर देखिएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, देखिए अगर यहां से बी स्क्वायर हम लेते हैं कॉमन, तो ये क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab
cos थीटा। क्लियर? तो यहां से देखिएगा रिजल्टेंट r कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर आप लिखना चाहें इसको तो r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर? तो ये जो है रिजल्टेंट वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखिएगा अगर हमें इसके एंगल और कैलकुलेट करना है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर a के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो हम इस एंगल को अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहां से देखिएगा, यानी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, डायरेक्शन है। तो यहां से देखिए अगर हम अल्फा कैलकुलेट करना है तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी RT अपॉन PQ प्लस QT। क्लियर? या tan अल्फा इक्वल टू RT बच्चों कितना है, B sin थीटा अपॉन ये वाला कितना है, a प्लस b cos थीटा, या फिर एंगल अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। क्लियर? तो इस तरह से अब देखिएगा अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, cos कितना हो जाएगा, 0, cos 0 कितना होता है, 1। तो इस तरह से हम अलग अलग कंडीशन से रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो ये क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको रिजल्टेंट याद रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।